शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। खबर गुजरात से। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश का खुलासा। साजिश रचने वाला मौलवी सूरत से गिरफ्तार हुआ। गुजरात पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना के निशाने पर थे राजा सिंह। उपदेश राणा पाकिस्तान से मंगवाए गए थे हथियार। नेपाल पाक के कट्टरपंथियों के संपर्क में था। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। हिंदू में जो हिंदू नेता हैं उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। पाकिस्तान से हथियार मंगवाए जा रहे थे। मौलाना की साजिश का पाकिस्तान कनेक्शन, जिसको लेकर अभी कई खुलासे हो रहे हैं और मामला हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश के खुलासे से जुड़ा हुआ। और इस बीच गुजरात से खबर, जहां पे खतरनाक मंसूबों वाला मौलवी पकड़ा गया है, ये खबर मिल रही है। और हिंदू नेता की हत्या करना चाहता था, पाकिस्तान के साथ में तार जुड़े हुए भी मिल रहे हैं। तो गुजरात के सूरत में शनिवार को एक मौलवी को एक हिंदू संगठन के नेता की हत्या करने सहित कई अन्य घटनाओं की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और मुस्लिम बच्चों को इस्लाम पर निजी ट्यूशन भी देता था, ये जानकारी मिल रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर गुजरात से। तो इसमें तमाम जो हिंदू नेता थे वो निशाने पर थे। बीजेपी की नुपुर शर्मा का नाम भी इनकी लिस्ट में शामिल था। हालांकि अब गिरफ्तारी हो गई है और अब हो सकता है आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे इस पूरे केस में हों। और इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुंछ में आतंकी हमले का पूरा मामला, आतंकियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकी थे, ये सोर्सेस के हवाले से खबर मिली है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है और पूरे इलाके की घेराबंदी हो गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ये जानकारी मिली है कि हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकी थे। तो पूरे इलाके में जो सुरक्षा बल हैं वो घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। सघन तलाशी अभियान पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अगर हम बात करें राजौरी और पुंछ की, जो कि एक आतंक का अड्डा फिलहाल बन चुके हैं, पिछले कुछ सालों की बात करें तो आतंक का नया केंद्र बन चुके हैं राजौरी और पुंछ। आतंकी वारदात को अंजाम देकर घने जंगल में, क्योंकि यहाँ पर ये छिप जाते हैं और आशंका है कि आतंकियों ने घने जंगल के भीतर कुछ ठिकाने वहां पर बना लिए हों और यही वजह है कि फिलहाल वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बढ़ते खबरों में आगे और अखबार में एक और बड़ी खबर। सरकार ने प्याज निर्यात से बैन हटाया है। 1000 किलो प्याज 45,800 से कम में नहीं बेच सकेंगे। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी। और पिछले साल दिसंबर में सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। तो बड़ी जानकारी आपको देते चले। प्याज को लेकर बदला सरकार का मूड और रात में 40% शुल्क लगाया, सुबह एक्सपोर्ट से बैन हटाया है। तो देखिए बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनावों के बीच सरकार ने प्याज को लेकर एक बार फिर अपना रुख बदल दिया है और दिसंबर में जारी प्याज के एक्सपोर्ट पर लगा बैन शनिवार को सरकार ने अचानक से हटा दिया। जबकि इससे ठीक एक रात पहले शुक्रवार को सरकार ने प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का आदेश जारी किया था। वो भी खबरें हमने आपको बताई थी। देखिए शुक्रवार देर रात वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में 40% कर दिया गया था। लेकिन प्याज एक्सपोर्ट पर लंबे समय से लगे बैन को लेकर कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं पेश की गई। और इस बैन में संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश जैसे मित्र देशों को एक निश्चित मात्रा में प्याज के एक्सपोर्ट पर छूट दी गई थी। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में पीली मटर और देसी चना के इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कैटेगरी में डाल दिया गया था और ये आदेश 4 मई से ही लागू होने थे। लेकिन 4 मई को ही सरकार ने और बड़ा फैसला लिया और इस फैसले को, जो शुक्रवार को फैसला लिया गया था, उसे बदल दिया है। इससे पहले सरकार ने पिछले साल अगस्त में प्याज पर 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। और इस बीच प्याज निर्यात से रोक हटी है। नासिक की यहाँ पर लासल गांव मंडी में कीमत में उछाल देखी गई है। तो निर्यात से जहां एक तरफ रोक हटी है, वहीं प्याज की कीमतों में नासिक में उछाल भी अब देखने को मिलने लगा है। बिल्कुल, देखिए इसे लेकर जिक्र है। निर्यात प्रतिबंध हटने के बाद लासल गांव बाजार में प्याज की कीमतें बढ़ी और नासिक जिले के लासल गांव मंडी में इसकी कीमतें औसतन 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गई है। पूजा और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भावेश गुप्ता का इस्तीफा। पेटीएम के प्रेसिडेंट सीईओ भावेश गुप्ता का इस्तीफा। राकेश सिंह बने हैं पेटीएम मनी के नए सीईओ। वरुण श्रीधर पेटीएम सर्विसेज के नए सीईओ बने हैं। भावेश गुप्ता का इस्तीफा 31 मई 2024 से प्रभावी होगा। गुप्ता ने अपने इस्तीफे में कहा कि वो व्यक्तिगत कारणों की वजह से पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो सीईओ ऑफिस में एडवाइजरी के तौर पर ही कंपनी को अपना सपोर्ट देते रहेंगे। तो कंपनी में नई भर्तियां भी हो चुकी हैं, लेकिन सबसे खास बात ये कि भावेश गुप्ता ने अपना जो इस्तीफा दिया था वो 31 मई 2024 से प्रभावी हुआ और राकेश सिंह को पेटीएम मनी और वरुण श्रीधर को पेटीएम सर्विसेज का सीईओ नियुक्त किया गया है।
पेटीएम के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि सीईओ भावेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया और इस बात की जानकारी कंपनी ने 4 मई को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी ने राकेश सिंह को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। वरुण श्रीधर को पेटीएम सर्विसेज का सीईओ नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को वरुण श्रीधर की जगह पे पेटीएम मनी का सीईओ बनाया गया। वरुण श्रीधर को अब पेटीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। भावेश गुप्ता का जो इस्तीफा था वो 31 मई 2024 से प्रभावी होगा। भावेश गुप्ता ने जो इस्तीफा दिया है वो 31 मई 2024 से प्रभावी होगा, लेकिन जो नए सीईओ हैं और जो नई भर्तियां हैं वो भी की जा चुकी हैं कंपनी में। और अब आगे बढ़ेंगे। करीना कपूर को यूनिसेफ ने सौंपा है जिम्मा, करीना कपूर को बनाया नेशनल एम्बेसडर। एक्ट्रेस बोली है, मुझे गर्व है, करीना 2014 से यूनिसेफ के साथ जुड़ी हुई, तो 10 साल से करीना कपूर लगातार यूनिसेफ के साथ जुड़ी हुई हैं, काम कर रही हैं। और आपको बता दें कि करीना कपूर हाल ही में यूनिसेफ और एवरी चाइल्ड के कार्यक्रम में पहुंची थी और इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी लिखा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है, मेरे लिए इमोशनल पल ये है, यूनिसेफ ने भारत के राष्ट्रीय राजदूत के तौर पर नियुक्ति की, जिससे मैं सम्मानित महसूस अपने आप को कर रही हूँ। बीते 10 साल से मैं यूनिसेफ के साथ काम कर रही हूँ, बेहद शानदार ये समय मेरा रहा है जिस पर मुझे गर्व है। बाल अधिकारों को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के साथ साथ बच्चों के लिए अच्छे भविष्य की आवाज़ बनने की हम तमाम अपनी प्रतिबद्धताओं को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। यूनिसेफ को भी इस मौके पर मैं बधाई देती हूँ और हर हाल में बच्चे की आवाज़ बनने की मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ। तो ये करीना कपूर की तरफ से इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी है करीना कपूर जिनको अब नेशनल एम्बेसडर बना दिया गया है यूनिसेफ का। बढ़ते हैं इसी बीच खबरों में आगे। और 130 करोड़ रुपए के बिटकॉइन जब्त, अमेरिका के अनुरोध पर ईडी ने कार्रवाई की है। उत्तराखंड से एक शख्स की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, 130 करोड़ रुपए की एक बिटकॉइन जब्त और अमेरिका के अनुरोध पर ईडी ने पूरी कार्रवाई की है और उत्तराखंड से एक शख्स की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। अगली खबर, आईपीएल में आरसीबी को मिली चौथी जीत। रोमांचक मुकाबले में गुजरात को 4 विकेट से हराया और आरसीबी जीती। इस बीच डुप्लेसिस ने लगाया अर्धशतक। और अखबारों में खबर, दैनिक भास्कर मेरे पास, यहां पर हेडलाइन दी गई है कि लड़खड़ाकर जीते चैलेंजर्स, बेंगलुरु ने गुजरात को 4 विकेट से हराया और जीत की हैट्रिक दर्ज करी। इस बीच ये भी बताया गया कि आईपीएल 17 में यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत की हैट्रिक लगाई है। घरेलू मैदान चिन्नस्वामी पर आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात 147 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं शाहरुख खान टॉप स्कोरर रहे और तेज गेंदबाज सिराज, यश दयाल और साथ साथ में अभिषेक ने 2-2 विकेट लिए। इस बीच आरसीबी 14वें ओवर में ही लक्ष्य तक पहुंच गई और यहां पर इसके सिवाय स्कोर बोर्ड भी बताया गया है। क्या कुछ रहा, फाफ ने तोड़ा गेल का रिकॉर्ड। कप्तान फाफ ने यहां पर आरसीबी के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फाफ ने 64 रन बनाकर यहां पर वो आउट हुए, जो कि पावर प्ले में आरसीबी के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है और इसीलिए उन्होंने गेल का भी रिकॉर्ड यहां पर तोड़ा। पूजा, देखिए ये तो बात हुई एक तरफ क्रिकेट की, दूसरी तरफ अगर बात करते हैं आम जन की, तो देखिए अब वीआईपी ट्रेन जो होती हैं वहाँ पर दिव्यांगों के लिए रिजर्व सीट होगी। वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, इनमें रिजर्व सीट होगी। दुरंतो हो, हमसफर हो, इन ट्रेन में रिजर्व सीट होगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए इन ट्रेन के अंदर जो सीट्स होंगी वो रिजर्व रहेंगी। इनके लिए रिजर्वेशन रहेगा बाकायदा। वीआईपी ट्रेन में दिव्यांगों के लिए रिजर्व सीट रहेगी ताकि उनको सहूलियत हो, ताकि वो आराम से अपनी जो यात्रा है, ट्रेन यात्रा, वो कर पाएँ। और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तराखंड से, जहां पर मसूरी में हुआ है भीषण सड़क हादसा। मसूरी में पहाड़ से नीचे जा गिरी कार, हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। मसूरी में भीषण सड़क हादसा की तस्वीरें, खाई में जा गिरी कार और 5 लोगों की मौत की खबर इसमें मिल रही है। मृतकों के परिजनों में इस घटना के बाद कोहराम मच गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर मौजूद है, कुछ स्थानीय लोग वहां पर मौके पर पहुंच गए हैं। मसूरी की तस्वीरें जहां पर जो कार है वो हादसे का शिकार हो गई और कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। क्या कुछ वजह रही ये फिलहाल सामने नहीं आई है। ड्राइवर की कोई गलती इसमें रही, ड्राइवर को नींद आना या फिर कुछ और वजह रही, फिलहाल वो सामने नहीं आया। और देखिए तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, मसूरी देहरादून रोड पर वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिसकी वजह से यहां पर 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। कल ये हादसा होता है जब मसूरी से यहां पर
झड़ी पानी और चूना खाला मार्ग पर शनिवार सुबह को एक कार अनियंत्रित होकर 60 मीटर नीचे दूर सड़क पर जा गिरी, जिसकी वजह से यहां पर जान का नुकसान। कार सवार 5 छात्र छात्राओं की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि एक छात्रा गंभीर रूप से घायल बताई जा रही थी जानकारी के अनुसार। वहीं मृतकों में शामिल 4 छात्र छात्राओं देहरादून के निजी कॉलेज में पढ़ते थे, जबकि एक छात्र पास आउट था। सभी कार से मसूरी घूमने के लिए आए थे और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है। और कार की तस्वीर आप देखिए स्क्रीन पर, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये हादसा होगा। पुलिस के अनुसार हादसा शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे हुआ, जब एक यहाँ पर एंडेवर कार अनियंत्रित होकर यहाँ पर खाई में गिर जाती है, जिसकी वजह से ये नुकसान। और इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां 2 शवों के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। केशवपुरम इलाके का ये पूरा मामला है, जहां 2 शव मिले हैं और दुकान में 2 बच्चों के शव मिले हैं। पिता पर हत्या का शक है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है, लेकिन घटना के बाद से बच्चों के पिता फरार हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब इंतजार है। तो इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ पुलिस तफ्तीश कर रही है, तो यह बड़ी जानकारी केशवपुरम इलाके का यह मामला है। दिल्ली से एक खबर है, जहां 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं और शक बच्चों के पिता पर है, जो कि अभी फरार बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी। बढ़ते खबरों में आगे आपको बता दें, एल्विश यादव से संबंधित खबर। एल्विश यादव के खिलाफ में अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया गया है। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अब शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। एल्विश यादव के खिलाफ में उन्होंने मामला दर्ज किया है। 2 नवंबर में जो नोएडा में केस दर्ज किया गया था, उसी के आधार पर अब ईडी ने केस दर्ज किया है, जिसमें होटल, फार्म हाउस, रेप पार्टियों को लेकर अब एल्विश यादव से पूछताछ की जाएगी। ओटीटी फेम है और एल्विश यादव बिग बॉस के फेम रहे। एल्विश यादव से लग्जरी कारों के काफिले को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि देखिए, उनके द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा यह बयान दिया गया था कि जो लाइफ वो दिखाते हैं वैसी लाइफ उनकी है नहीं, लेकिन कई सारे आरोप एल्विश यादव के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर सांपों के जहर के मामले को लेकर वो चर्चा में आए थे, जिसको लेकर कई सारे मामले उनके ऊपर दर्ज, और अब ईडी के शिकंजे के और ईडी के रडार पर भी एल्विश यादव आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की। पेपर लीक में फरार आरोपियों पर इनाम घोषित, 12 आरोपियों पर इनाम घोषित हुआ है। 5,75,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ है। राजस्थान में नकल माफियाओं पर यह बड़ा इनाम है। देखिए, नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा मामले में ये एक हकीकत है कि जमकर लोगों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा और बड़ी फजीहत भी हुई सरकार की। लेकिन उसके बाद अब इस पूरे मामले में नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए, नकेल कसने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच 5,75,000 रुपए का जो इनाम है वो घोषित किया गया। राजस्थान में नकल माफियाओं पर ये एक बड़ा एक्शन है। 12 आरोपियों पर इनाम घोषित हुआ है और 5,75,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ है इन नकल माफियाओं पर, इन अपराधियों पर। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर है। ऑपरेशन एंटीवायरस फरवरी में ठगी के 6,530 केस सामने आए हैं। अप्रैल में 4,317 मामले सामने आए। भरतपुर मेवात में 34% घटी है साइबर ठगी। साइबर ठगी का गढ़ मेवात को माना जाता है और ऐसे में जो मामले हैं एंटीवायरस के वो सामने आए हैं। फरवरी में ठगी के कुल 6,500 के आसपास जो है वो केसेस सामने आए हैं भरतपुर मेवात में, लेकिन 34% घटी है साइबर ठगी, क्योंकि मेवात को साइबर ठगी का गढ़ माना जाता है। बढ़ते खबरों में आगे, चुनाव प्रचार में एआई की गूंज और वोटर्स के नाम लेकर बात कर रहा एआई अवतार और सीएम के साथ सेल्फी भी क्लोन आवाजों के जरिए बदल रहे हैं प्रचारक के तरीके। तो देखिए, चुनाव प्रचार प्रसार में अब एआई की गूंज, दरअसल वोटर्स के नाम लेकर बात कर रहा है एआई अवतार और सीएम के साथ सेल्फी भी, और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि क्लोन आवाजों के जरिए बदल रहे प्रचार। दैनिक भास्कर में से लेकर बिल्कुल रंजना, दैनिक भास्कर में यहाँ पर हेडलाइन दी गई कि वोटर्स के नाम लेकर बात कर रहा है एआई अवतार और सीएम के साथ में सेल्फी भी ली। प्रचार में अब एआई की गूंज देखने को मिल रही है। देश में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाइपर पर्सनलाइज संदेशों से लेकर यहाँ पर क्लोन आवाजों के जरिए चुनाव प्रचार के तरीके बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वीडियो प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है और किस तरीके से अब चुनाव अभियानों में एआई किस दिशा में बढ़ रहा है ये भी बताया गया है। इसकी एक झलक भारतीय चुनाव में दिख रही है। करीब 100 करोड़ मतदाताओं वाले देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित राजनेताओं के हाइपर पर्सनलाइज संदेशों से लेकर क्लोन आवाजों ने प्रचार का तरीका अब फिलहाल बदल दिया और विस्तार से इसमें जानकारी दी गई है।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर राजस्थान से, जहां पर धरा पर चीते की एंट्री देखने को मिली। 50 किलोमीटर चल पहुंचा पवन। राजस्थान एमपी के अफसरों के छूटे पसीने। इस बीच कूनों से रेस्क्यू के लिए पहुंची ये टीम। घुसने के 13 घंटे बाद यहां पर ट्रैंकुलाइज चीते को किया गया और उसके बाद इस चीते को पकड़ा गया ट्रैंकुलाइज करने। कूनों से रेस्क्यू के लिए टीम को भेजा गया। राजस्थान की धरा पर चीते की एंट्री, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान होते हुए नजर आए और डरते हुए नजर आए। और सबसे इंपॉर्टेंट, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश दौरे पर। आज उत्तर प्रदेश में 2 जनसभाएं होंगी पीएम मोदी की। इटावा में दोपहर 2:45 पर पीएम मोदी की जनसभा होगी। धौरहरा में शाम 4:45 पर पीएम मोदी की जनसभा होगी। तो आज उनकी 2 जनसभाएं हैं। राम की नगरी में पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, रोड शो भी करेंगे और इस तरीके से पीएम मोदी की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हैं। पीएम मोदी पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी का यूपी दौरा, इससे पहले कल कानपुर की तस्वीर आपने देखी जहां पर रोड शो भी आपने देखा, और अब कानपुर में रोड शो से पहले पीएम मोदी ने गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। अब आज की अगर बात करते हैं तो आज प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रहेंगे। पीएम मोदी की धौरहरा में जनसभा होगी, इटावा में जनसभा होगी। इटावा धौरहरा में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और आज यूपी में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हैं। आज पीएम मोदी यूपी में पहुंच रहे हैं और आज उनके चुनावी दौरे की अगर बात करते तो देखिए, आज पीएम मोदी रोड शो करेंगे, राम की नगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे और पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश दौरा, जिसको बहुत ही खास माना जा रहा है। सीधे तौर पर 7 सीटों पर अब यह देखिए पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। इटावा में पीएम मोदी की जनसभा होगी, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। और देखिए, इटावा के अलावा अगर बात करते हैं तो धौरहरा में पीएम मोदी की जनसभा होने जा रही है और इसे बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी का एक बार फिर से यूपी आगमन है और चुनाव प्रचार का आगाज भी यूपी से हुआ था। आपको याद होगा मेरठ की वो तस्वीर। हालांकि मेरठ में चुनाव संपन्न हो चुका है और अब बारी तीसरे चरण की है। तीसरे चरण में 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान होगा। धौरहरा में आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी इटावा में जनसभा करेंगे। इटावा के अलावा मैनपुरी, कन्नौज और फर्रुखाबाद के वोटर्स को भी साधने की कोशिश करेंगे। दरअसल इन इलाकों को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद के वोटर्स को साधेंगे और सपा के वोट बैंक में करेंगे सेंधमारी। सीतापुर में भी उनकी रैली होगी। इटावा लोकसभा क्षेत्र के ककराई में जनसभा संबोधित करेंगे। और देखिए, राम की नगरी से ये तस्वीरें आई थी। जय श्री राम का उद्घोष करते हुए लोग लगातार तेजी से राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। लाखों की तादाद में लोग हर दिन रामलला के दर्शन कर रहे हैं। दूर दूर से, देश के अलग अलग कोनों से देश में राम की नगरी में लोग पहुंच रहे हैं। और राम की नगरी में देखिए, ये जय श्री राम के उद्घोष को आप सुन सकते हैं। और आज यहीं पर पीएम मोदी पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। जय श्री राम की गूंज आपको सुनाई दे रही होगी। भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, लोगों की भीड़, ये सुबह सवेरे का वक्त है। सुबह सवेरे लोग पहुंच जाते हैं रामलला के दर्शन के लिए। सुबह की आरती आप भारत 24 पर देख ही पाते हैं, लेकिन इस बीच जो लोग रामलला के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या राम की नगरी में पहुंच रहे हैं। और भारी तादाद में देखिए, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी आपको नजर आएंगे। देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी फैमिलीज, लोग अपने बच्चों को लेकर रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और हर किसी की जुबान पर एक ही गूंज है और वो है जय श्री राम, जय श्री राम। और पूजा 22 जनवरी के बाद ये दूसरी बार होगा जब रामलला के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अयोध्या में पीएम के रोड शो के लिए खास वाहन यहां पर तैयार किया गया है, इसकी जानकारी मिल रही है। भाजपा के विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से नागरिक एवं साधु संत जो हैं वो प्रधानमंत्री के यहाँ पर स्वागत के लिए मौजूद रहने वाले हैं और पुष्प की वर्षा करके पीएम का स्वागत किया जाएगा। पुष्प वर्षा आमजन भी करने वाले हैं रोड शो के दौरान में जी, और साधु संत समाज के लोग भी रहेंगे मौजूद। तो देखिए, साक्षी ने आपको और एक एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। तो यूपी में जनसभाएं होंगी पीएम मोदी की। जनसभाओं के साथ साथ पीएम मोदी राम की नगरी में पहुंचेंगे। राम की नगरी में रामलला के दर्शन करेंगे और रामलला के दर्शन करने के साथ ही रोड शो भी होगा। तो उधर गृह मंत्री अमित शाह भी आज आंध्र प्रदेश पहुंचने वाले। आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे, तेलंगाना पहुंचेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। हिंदूपुर में सुबह 11:15 पर जनसभा होगी। इसके अलावा आदिलाबाद में दोपहर 3 बजे जनसभा होने वाली है। निजामाबाद में 4:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मल्काजगिरी में 6:15 पर जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो आज बैक टू बैक कई जनसभाएं जिनको संबोधित करने वाले हैं अमित शाह, और ऐसे में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ये दौरा है, कई मायनों में खास से माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी का पूरा फोकस मिशन साउथ, फिलहाल बीजेपी का जो उस पर पूरा फोकस है। अमित शाह आज
आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे, तेलंगाना पहुंचेंगे और कई जनसभाओं में शामिल होंगे, संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ये दौरा है। हिंदूपुर, आदिलाबाद यहां पर पहुंचेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। निजामाबाद को में भी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। में पहुंचे चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। बात यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी कर लेते हैं। आज आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। दोपहर 1:20 पर कडप्पा में राजनाथ सिंह की रैली होने वाली है। दोपहर 3:25 पर कुर्नूल में रोड शो करेंगे राजनाथ सिंह। तो देखिए किस तरह से बीजेपी के तमाम दिग्गज आज अलग अलग जगहों पर पहुंचे, चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे। बात गृह मंत्री अमित शाह की करें तो तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम की नगरी अयोध्या में पहुंचेंगे। तो इधर राजनाथ सिंह आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज अलग अलग राज्यों में पहुंचने के साथ चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। कडप्पा में राजनाथ सिंह की रैली होने वाली है और इसे लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। रूट डाइवर्ट किए गए। कुर्नूल में रोड शो करेंगे राजनाथ सिंह और इसके मद्देनजर भी पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। तो बीजेपी के तमाम दिग्गज बैक टू बैक दौरे में तीसरे फेज के इलेक्शन को लेकर देखिए लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है और चुनावी मैदान में हुंकार भरते बीजेपी के तमाम दिग्गज बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करने के साथ साथ विपक्ष पर जमकर बरस रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए खबरों में बात करते हैं फैक्ट फाइल की यादों में संगीत के सम्राट नौशाद की। फिल्म प्रेम नगर में पहली बार संगीत दिया। मुगले आजम में यादगार संगीत उनके द्वारा दिया गया। उस्ताद उमर अंसारी के शागिर्द रहे हैं नौशाद और यहाँ पर 67 फिल्मों में संगीत दिया गया उनके द्वारा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित उनको किया जा चुका है। पद्म भूषण से भी नवाजे गए हैं और आज यादों में संगीत के सम्राट नौशाद को याद